हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी की क्लास। जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 2 बजे होती है, ठीक है। और हिंदी हम लेसन 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने जो डिस्कस कर लिया है प्रश्न की अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंट होता है, मौखिक अभिव्यक्ति क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, इसकी क्या विशेषता है, ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने डिस्कस कर लिया है। लिखित अभिव्यक्ति, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जो प्रश्न डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका प्रश्न, यहाँ से हम नीचे थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं। और जो प्रश्न रहेगा कि लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज का हमारा यही क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्लस जितनी भी क्लासेस है आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला जो प्रश्न है कि लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए। तो अगर हम सिंपल देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि अगर हम लेखन यानी जब लिखते हैं उस टाइम जो कागज है हमारे आंखों से उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 1 फुट होनी चाहिए, ठीक है। जो उसकी दूरी है वो 1 फुट होनी चाहिए, ठीक है। यानी लिखते समय बच्चों को कुर्सी तथा लिखने की मेज का प्रयोग करना चाहिए या किसी अन्य वस्तुओं को मेज और स्टूल का रूप दिया जा सकता है। और लिखते समय कागज की स्थिति, लिखना सीखने वालों का लिखने का ढंग, लिखाई के प्रकार, कलम पकड़ने का ढंग, बाएं हाथ का उपयोग आदि सभी बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। और लिखते समय छात्रों को सीधा और संतुलित रहना चाहिए और जांघ सीधी, नीचे का भाग लंब रूप और पैर फर्श में टिके होने चाहिए, ठीक है। और प्रारंभ में बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखना सिखाना चाहिए, सदा सीधा लिखना चाहिए। तिरछे लिखने से कंधे की बनावट पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सिरोरेखा का ध्यान देना चाहिए, बैठने का ढंग, ठीक है, कलम पकड़ने की क्या विधि होती है, सब कुछ हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया था कि जो पहली और दूसरी अंगुली के बीच में कलम रखकर और उसे अंगूठे से पकड़ना चाहिए, ठीक है। जो कलम पकड़ने की विधि होती है हमने क्या डिस्कस किया था कि जो आपकी पहली और दूसरी उंगली के बीच में, ठीक है, जैसे कि आपका ये पहला उंगली है और दूसरी उंगली, उसके बीच में कलम रखकर उसे अंगूठे से पकड़ना चाहिए। तो वैसे ही तो लिखते हैं, यानी पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना चाहिए, ठीक है। और आंखों से कागज की दूरी जो होनी चाहिए वो 1 फुट होनी चाहिए, ये सिंपल याद रख लीजिएगा, ठीक है। और लिखने के लिए सीधी लिखावट सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इस लिखावट में बालक का आसन ठीक रहता है और यह लेख अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट व पठनीय यानी पढ़ने योग्य होता है। और इसमें आंखों पर जोर नहीं पड़ता है, क्योंकि शब्द दोनों आंखों से समान दूरी पर होते हैं। और बालक इस लिखावट को कुर्सी पर सीधा बैठकर और कागज को मेज के किनारों के समांतर रखकर लिखता है। और लिखते समय यह भी आवश्यक है कि समय समय पर बाएं हाथ से कागज को सीधा किया जाए तथा दाएं हाथ का प्रयोग कागज को ऊपर नीचे खिसकाने व पलटने में करना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप इसको देखिए फ्रेंड्स। यानी जो आपको सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो लिपि प्रतीक यानी अनुस्वार, हलंत, मात्राओं के प्रयोग में सावधानी बहुत ज्यादा बरतनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे लिपि प्रतीक बार बार भूल जाता है, जिससे जो हमारा लेखन होता है, लिखावट होता है, उसमें बहुत ज्यादा गलती होता है, इसलिए ये भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो सिरोरेखा होता है, यानी सिरोरेखा जैसे कि हम ये लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने क लिखा तो जो हम ये लाइन इस तरह से ऊपर, इसको हम सिरोरेखा बोलते हैं, ठीक है। तो लिखने से पहले ये कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक बातें ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका प्रश्न है कि पढ़ते समय पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पढ़ते समय अगर हम बोले तो पढ़ते समय बालकों को सीधा बैठना चाहिए और पुस्तकों से करीब 12 इंच की दूरी पर होनी चाहिए, ठीक है। और पुस्तक को 45 डिग्री के कोण पर पकड़ना चाहिए और सिर को आराम की स्थिति में रखने के लिए पुस्तक को आंख की सीध में रखना चाहिए। यदि पुस्तक को आंख के अधिक पास रखा जाएगा तो आंख पर अधिक जोर पड़ेगा, वह निकट दृष्टिकोण उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाएगी। और श्रेणी प्रदेश को सीट पर
टिका होना चाहिए और सीट पर आगे फिसलने से शरीर का पूरा भाग रीढ़ पर पड़ता है। पढ़ते समय अनुचित आसन में आंखें खराब होती है और जो वक्ष होता है, आप सीना कह सकते हो, सिकुड़ता है और श्वसन ठीक से नहीं होता है, वह शारीरिक विकृति आ जाती है। इसलिए आपको पढ़ते समय भी ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि मौलिक लेखन का महत्व बताइए, इसका क्या महत्व है। तो मौलिक लेखन का महत्व यानी आप कह सकते हो कि किसी वस्तु, घटना, विषय या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ भी मौलिक ढंग से सोचते हैं और जो विचार हमारे मन में आता है, उसकी कल्पना में जो चिंतन चलता है, जिन्हें हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौलिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाती है। तो मौलिक लेखन आप सभी को बहुत ही आसान, देखिए यहाँ पे मौखिक रहेगा, ठीक है, मौखिक लेखन तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। इसे आप मौलिक कह सकते हो या फिर लिखित, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो हमने प्रश्न डिस्कस किया वो आप सभी को हम बता दें कि अगर आपके एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से रिलेट करके पूछता है तो क्या क्या लिखना है, क्योंकि ज्यादा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, देखिए लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों की जो दूरी होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए। तो देखिए आंखों से कागज की दूरी 1 फुट, तो मतलब ये याद रख लीजिएगा। और इसमें क्या दिया है कि लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की 12, उसके बाद कुछ लिखा ही नहीं है तो हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है। आप सिंपल 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट आप लिखेंगे कि लिखते समय बच्चों की कुर्सी तथा लिखने की मेज का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और वो मतलब कि जो उसका पैर हो जमीन में लगना चाहिए और जो कलम जिस तरीके से पकड़ रहा है उसका भी ध्यान, जो कलम का पकड़ने की विधि है उसी टाइप से पकड़े, ठीक है। और उसको सिरो रेखा का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड्स ये केवल और केवल पूछा है लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की दूरी, तो केवल आप 2 से 3 लाइन लिखना, इतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पढ़ते समय पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो पढ़ते समय बालकों को सीधा बैठना चाहिए और पुस्तक और आंखों की करीब जो दूरी होनी चाहिए 12 इंच की दूरी होनी चाहिए और पुस्तक को 45 डिग्री कोण पर पकड़ना चाहिए, ठीक है। और सिर को आराम की स्थिति में रखने के लिए पुस्तक की ये सब कुछ वगैरह वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आपको लिखना है कि जो पुस्तक पढ़ते समय पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो पढ़ते समय बालकों को सीधा बैठना चाहिए और पुस्तक आंखों से करीब 12 इंच की दूरी पर होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट कि पुस्तक को 45 डिग्री के कोण पर पकड़ना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मौलिक लेखन का महत्व बताइए। तो जस्ट अभी मौलिक लेखन को ही हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, यानी किसी वस्तु, घटना, विषय या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ भी मौलिक ढंग से सोचते हैं, जो विचार हमारे मन में आता है, उसकी कल्पना में जो हम चिंतन करते हैं या फिर चलता है, जब हम उन्हें शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौलिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, उसे ही हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति या मौलिक लेखन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा लेसन 4 का लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। अभिव्यक्ति हमने आप सभी को बताया भी था, अभिव्यक्ति का क्या अर्थ होता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने भाव को प्रकट करता है लिखित रूप से, मौखिक रूप से, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति कहते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। तो वो दोनों ही टाइप से दे सकता है, मौखिक रूप से बोलकर या लिखकर, पत्र लेखन के द्वारा वो अपना जो भी भाव है, अभिव्यक्ति है, वो आपको बता सकता है। दूसरा जो प्रश्न है कि प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। यानी इनका जो स्टेटमेंट है ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति होता है, जो भी उसके मन हृदय में जो भी भाव होते हैं, उसको एक ध्वनात्मक यानी एक ध्वनि संकेत साधन का प्रयोग करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो आपका प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो मौखिक अभिव्यक्ति के जो साधन है वो कौन कौन से हैं। पहला तो विचार विमर्श, ठीक है। आप विचार विमर्श करके भी जो भी आपके भाव हैं, अभिव्यक्ति है, वो आप किसी दूसरे के सामने रख सकते हो। दूसरा है वार्तालाप, यानी वार्तालाप करके, बातचीत करके भी, ठीक है। तीसरा है वाद विवाद। उसके बाद देखिए चर्चा पर चर्चा करके भी, ठीक है। कविता,
पाठ, भाषण के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, कहानी के द्वारा, कथन आदि बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो कि ये महत्वपूर्ण होते हैं। विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता, पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि ये सभी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। अब देखिए लिखित अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो लिखित अभिव्यक्ति के साधन जिसमें आपका सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण और यहाँ पे आपका व्याख्या लेखन, ये सभी क्या हो जाते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति के साधन हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम पत्रों के द्वारा आप कह सकते हो, जिसमें हम लिख के जो कुछ भी अपना भाव होता है पहुंचाते हैं, जो उसका माध्यम होता है, जिसमें हमारा पत्र लेखन, निबंध ये सब कुछ आ जाता है। पांचवा जो आपका प्रश्न है कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए, यानी लिखित अभिव्यक्ति के क्या महत्व है। तो इसका जो महत्व होता है कि लिखित अभिव्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं और मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति अस्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि मौखिक दृष्टि, अगर हम मौखिक और लिखित की तुलना करें, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति का, तो उसमें सबसे ज्यादा जो अस्थायी रहने वाला है वो कौन है, लिखित अभिव्यक्ति, क्योंकि वो कभी मिटता नहीं है। इसलिए कभी भी कोई भी सबूत क्या लिखित मांगा जाता है, ठीक है, प्रूफ रहता है। तो इसलिए हम आप सभी से यही सजेस्ट करेंगे कि आप भी पढ़ रहे हो तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि वो आप बाद में भी याद कर सको। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने जाना कि लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखते समय कागज की दूरी कितनी होनी चाहिए, पढ़ते समय कागज की दूरी कितनी होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हमने कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं 5 बजे वाली क्लास में। आज इंग्लिश की क्लास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।